Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, the BS Law Entrance Exam by Coach Bakul Hanspal. And आज हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ. राइट, आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ डीएम्स दैट कीप योर वीडियोस इन हिंदी, राइट, और इन बाइलिंगुअल. तो मैं हिंदी में ही इसको करवाऊंगी, ठीक है. तो कोई टेंशन की बात नहीं है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है. तो विल डू इंटरनेशनल लॉ. और जैसे हमने बात करी थी कि सोर्स हमारा क्लास 12 लीगल स्टडीज ही रहेगा. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. ओके, so we'll start with it. One of the most important topics in CLAT, right? You might get passages on this. Okay, तुम लोगों को मॉक्स में देखने को मिल सकता है, एक दो बार आया हुआ है ये क्लैट में, बट ये आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है इसकी. क्योंकि ये ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, काफी सॉर्टेड होता है, ठीक है. तो देखो, अब इसको क्या कर होता है इंटरनेशनल लॉ. लाइक, तो अगर हम देखें तो तुम्हारा एक तो होता है तुम्हारा लेजिस्लेटिव लॉ, मतलब डोमेस्टिक लॉ लगा लो, म्यूनिसिपल लॉ लगा लो. अभी जो तुम्हारे, चाहे मैं बोलूँ डोमेस्टिक लॉ या चाहे मैं बोलूँ आपका म्यूनिसिपल लॉ, एक ही बात है, मतलब जो कंट्री में बना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि कोई पर्टिकुलर लॉ बना है ट्रिपल तलाक पर, ठीक है. ट्रिपल तलाक बैंड है इंडिया में. अब ये क्या है, ये हमने कंट्री ने लॉ पास करा है, सो दैट वुड बी अ म्यूनिसिपल लॉ. हाउएवर देयर कुड बी सम इंटरनेशनल लॉ एज वेल. राइट, वी डू नॉट हैव स्पेसिफिक इंटरनेशनल लॉज, बट आई वुड से दैट यस, हमारे पास जो यूएन बॉडी है, यूएन बॉडी पूरे इंटरनेशनल लॉ को रेगुलेट करती है, ठीक है. वो चीजें बाइंडिंग नहीं होती. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस करता है, ठीक है. हालांकि म्यूनिसिपल लॉ है जो उसको बैन करता है, ठीक है, लेकिन मान लो कोई इसको प्रैक्टिस करता है, तो उस केस में अगर ये चीज रिपोर्ट होती है अगेन, बिकॉज मुस्लिम लॉ अगेन हमें पता है कि वो कोडिफाइड नहीं है, तो अगर वो चीज रिपोर्ट होती है तो बंदा जेल के अंदर जाएगा. क्यों? बंदे को पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि वो आपका लॉ बना हुआ है, राइट. हम अगर इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करते तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, ठीक है. अब जैसे मैं बात करती हूँ, यूएस का एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है. गल्फ ऑफ मेक्सिको, आप सबको पता होगा, गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज होगा, गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है. तो आप किसी की सॉवरेनिटी को थ्रेटन नहीं कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे. मेक्सिको की कर रहे हो ना, जो उस कंट्री के पास उसका जुरिस्डिक्शन था, आपके करो उसको, उस पर आप अपना नाम लगा रहे हो. सिमिलरली आप बोल रहे हो कि आप ग्रीनलैंड को एक्वायर कर लोगे या फिर आप कनाडा को एक्वायर कर लोगे. दैट इज व्हाट, दैट इज अ काइंड ऑफ समथिंग वेर यू आर थ्रेटनिंग द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन. सॉवरेनिटी मतलब एक पर्टिकुलर नेशन कंट्रोल नहीं है फॉरेन पावर से, दैट इज नोन एज सॉवरेनिटी. फॉर एग्जाम्पल वी से इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री. व्हाई? बिकॉज हमारा जो इंडिया है दैट इज रूल्ड बाय आर गवर्नमेंट ओनली दैट वी इलेक्ट. नो गवर्नमेंट ऑफ यूएस या फिर कोई भी गवर्नमेंट, रशिया की, चाइना की, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट हमें गवर्न नहीं करती. राइट, दैट इज सॉवरेनिटी. तो ये इतना बहुत लूज होता है, इसको आप ब्रीच भी करते हो तो इतने कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते जितने आपको म्यूनिसिपल लॉ में देखने पड़ते हैं, ठीक है. तो बातों बातों पर आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको देखते हैं. तो ये अगर आपको नाम याद रखना है तो आप रख सकते हो कि किसने ये टर्म कॉइन करा था. जेरेमी बेंथम ने कॉइन करा था वर्ड इंटरनेशनल लॉ, मतलब इसने ये वर्ड लाया था इंटरनेशनल लॉ. और जो फाउंडिंग फादर है ऑफ द मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, दैट इज Hugh Grotius. तो this person he laid the foundation stones of the modern international law. Ancient international law भी होता है, modern international law भी होता है, right. बहुत सारी चीजें. Ancient international law would be something which is your customary practices. अब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. Then similarly, he also emphasized in his book, right, emphasized the freedom of high seas on the law of war and peace, an idea that rapidly gained acceptance amongst the northern European countries that were on a way or on a mission to explore the world and to colonize it. Right? अगर मैं बात करूँ, आपके पास एक पर्टिकुलर चीज होती है, ठीक है, जिसको आपके बोलते हैं यूएन क्लॉज, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982, राइट. तो यार ये क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं कि यार एक पर्टिकुलर कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है. ये इंडिया है, ठीक है. आपके पास होते हैं कि यार मेरे जो 12 नॉटिकल माइल्स है ना, तो वो 12 नॉटिकल माइल्स मेरे जुरिस्डिक्शन में आता है, ठीक है. उसके बाद कोई भी नहीं आएगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल ये वाटर्स हैं इंडिया के, तो इंडिया सिर्फ इतना थोड़ी नहीं, इतना थोड़ा ना हमारा सॉवरेनिटी है, बट हमारा सॉवरेनिटी थोड़ा सी तक भी तो एक्सटेंड होता है, 12 नॉटिकल माइल से एग्जैक्ट, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी शिप, मान लो कोई भी कंट्री की घुसती है, वो क्या कर रही है, वो हमारी सॉवरेनिटी को थ्रेटन कर रही है, पहली बात, क्योंकि यहाँ पर घुसना अलाउड नहीं है. दूसरा दूसरा हमारे पास जो इस पर आ जाता है, ये 24 नॉटिकल माइल्स की होती है. यहाँ पर क्या होता है, आप थोड़ा सा लूजन अप होता है, मतलब किसी भी कंट्री की शिप नहीं आ सकती इधर, लेकिन कंट्री का एरोप्लेन आया वो आ सकता है, ठीक है. एंड जो हमारे पास ये जो नेक्स्ट वाला होता है अराउंड 220 नॉटिकल माइल समथिंग, ये जो पूरा एक्सटेंड हो रहा है, ये आपका इंटरनेशनल लॉ यानी यूएन के गवर्न में आता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे को वाटर यूज करना हो, मान लो एड पहुंचाने के लिए किसी पर्टिकुलर कंट्री को, ठीक है, तो यूएन की शिप्स इधर से जा सकती है, कोई वायलेशन नहीं होगा. यूएस एड है,
राइट। यूएस एड, अब तो हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है यूएस ने उसको सपोर्ट करा आइडिया को कि यूएस एड होना चाहिए, तो जो डोनाल्ड ट्रम्प का आइडिया था कि उस चीज को हटा दो, या फिर इलॉन मस्क का आइडिया था, तो वो चीज नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यूएस एड की शिप्स जा रही है तो वो इधर क्रॉस कर सकते हैं, बिकॉज वो इंटरनेशनल बॉर्डर से गवर्नड है, सो दैट इज लॉ ऑफ हाई सीज। तो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दिस। ये भी आता है मॉक्स में क्वेश्चन, इस पे जीके में भी क्वेश्चन आता है, और ये तो बहुत हॉट टॉपिक रहता है, बिकॉज ये जो चीज है ना यूएन क्लॉज 1982, ये चाइना के साउथ चाइना सी वाले कॉन्फ्लिक्ट में बड़ा इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। अब देखते हैं इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ में क्या है। हमें पता है कि यार एक ही बॉडी है हमारी, यूनाइटेड नेशंस, और ये कंसिस्ट करती है अराउंड 190 कंट्रीज, 195 कंट्रीज टू बी प्रिसाइज, 193 कंट्रीज, सॉरी, टू ऑफ देम आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो है हमारी वेटिकन सिटी एंड आइसलैंड, ठीक है। तो यार ये लेजिस्लेचर की तरह दिखता है, बट इसके पास पावर नहीं होती इशू करने के लिए बाइंडिंग लॉस को, ठीक है। देन इन द सेम वे इसकी कुछ कुछ चीजें होती हैं, जो कुछ कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं जनरल असेंबली की। तो अगर तुम याद रखो तो जनरल असेंबली हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल से क्या होगा, छोटी होगी, सिक्योरिटी काउंसिल सबसे बड़ी होगी। अब ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, देखो मैं इसको नंबर के टर्म्स में नहीं बोल रही, नंबर ऑफ मेंबर्स के टर्म्स से, बट मैं इसको अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस के बेसिस पर ले रही हूँ। यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 190 प्लस मेंबर्स होते हैं, राइट। और आपका यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें आपके पास जो 10 मेंबर्स होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, और परमानेंट मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ 5 होते हैं। उन्होंने वीटो कर दिया कोई बिल, राइट, वीटो मतलब नेगेटिव वोट, उसने वो वीटो कर दिया बिल, किसी भी कंट्री ने जो P5 नेशंस में आती है या फिर परमानेंट 5 नेशंस में आती है, उसने वो बिल वीटो कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, वो तो बिल पास ही नहीं होगा यूएन एस सी में, राइट। इसका मतलब वो यूएनजीए में भी नहीं होगा, तो ऑफकोर्स व्हाट इज इट। तो इस केस में वो क्या लग रहा है कि यूएनएससी के पास अथॉरिटी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस। हालांकि कुछ कुछ चीजें में कुछ कुछ चीजें बाइंडिंग होती है, और वो चीजें इतना कुछ मैटर नहीं करती, राइट। आई वुड से शिफ्टिंग अलायंसेस वगैरह में, ठीक है, जैसे यूएन का बजट कितना रहेगा, यूएस को कितना कंट्रीब्यूट करना है, इंडिया को कितना कंट्रीब्यूट करना है, या फिर न्यू मेंबर्स हम ऐड कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस पे, या फिर इलेक्टिंग न्यू न्यू मेंबर्स, राइट, इन द आईसीजे, आईसीजे में न्यू न्यू मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, राइट। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आईसीजे में वी हैव 15 जजेस, करेक्ट। आईसीसी विच इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पढ़ेंगे, 18 जजेस होते हैं, इनके पास 9 इयर्स का टेन्योर होता है आईसीजे में जजेस के पास, ठीक है। देन हमारे पास दूसरा होता है कि आईसीजे को अपना, फॉर एग्जाम्पल वो कुछ काम कर रहा है, वो किसी को ट्राई कर रहा है, किसी कंट्री को, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसको कंट्री से पूछना पड़ेगा, राइट, कंसेंट के बेसिस पर ही वो बंदे के अगेंस्ट वारंट इशू कर सकता है, ठीक है। आपको इंटरनेशनल पुलिस फोर्स नहीं है, राइट, कोई ऐसा कोई लॉ एनफोर्समेंट का सिस्टम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता हो कि यार तुम्हारे यूगोस्लाविया वगैरह में ना बॉम्बिंग हुई थी, जब तुम्हारा सर्बिया, मोंटीनीग्रो एक साथ था, और जब वहां पर पूरे एरिया में बहुत सारा, कोसोवो वाज अ प्लेस, राइट, उधर ना तुम्हारा कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला था, सर्बिया में यही है। तो यहाँ पर ना दिक्कत बहुत ज्यादा चल गई थी, बिकॉज एथनिसिटी मैच नहीं कर रही थी। तो क्या करा था, तुम्हारे यूएन ने बॉम्ब कर दी थी इस पूरी जगह को। तो यार ये इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, लेकिन अगर तुम डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे या फिर इसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो तुमको आइडिया चलेगा कि अच्छा कुछ करा था यूएन ने, एंड पीपल डू नॉट टॉक अबाउट दिस एज वेल, ठीक है। तो इनके पास कुछ होता नहीं है, तो जो जो तो उन्होंने बॉम्ब कैसे करा था, या फिर ये जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, क्या बोलते हैं, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है। तो उस केसेस में ये आप कंट्री से लेते हो, जैसे इंडिया लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है पीस कीपिंग में, तो मान लो कोई पीस कीपिंग आपकी लगी हुई है ना, लेट्स सपोज गाजा और इजिप्ट, कोई ना कोई पीस कीपिंग तो होगी। तो ये रही पीस कीपिंग में इंडिया भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, पाकिस्तान भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, यूएई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, यूएस भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। ये सबका मिक्स्ड लगा होता है भैया, ठीक है। दूसरा, ऑफकोर्स इंटरनेशनल लॉ बहुत वीक लॉ है, क्यों, क्योंकि इसको इन्फोर्स करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर हमारे डोमेस्टिक लॉस, जिसको आप इन्फोर्स इजिली कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो नीचे नेक्स्ट वाली लाइंस है कुछ, वी आर टॉकिंग अबाउट ओपेनहाइमर एंड ऑस्टिन। तो ओपेनहाइमर, ही इज वन ऑफ द इंडिविजुअल्स, आई वुड से वन ऑफ द जूरिस्ट who gained his expertise in international law, and ऑस्टिन। तो इसने भाई बोला कि यार ये ट्रू लॉ है, इसने बोला यार ये ट्रू लॉ नहीं है, ऑस्टिन ने बोला ट्रू लॉ नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई अथॉरिटी नहीं है इसको गवर्न करने के लिए। अगर किसी ने वायलेशन करा है इंटरनेशनल लॉ का, तो मैं किसी को कोर्ट में नहीं ले जा सकती, राइट, एंड मेक सेंस एज वेल।
इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इंटरनेशनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। एक वर्ड आपने देखा होगा जब भी आप आर्टिकल्स पढ़ोगे इंटरनेशनल लॉ पर, जब भी मॉक्स करोगे, जब भी कुछ भी पढ़ोगे, एक वर्ड होता है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि यार अगर मैं कुछ करूं तो मेरे को इक्विवेलेंट फोर्स मिले या फिर इक्विवेलेंट रिस्पॉन्स मिले दूसरी साइड से। फॉर एग्जाम्पल, ए है, बी है। ए ने क्या करा, ए सॉवरेनिटी रिस्पेक्ट करता है बी की, ठीक है, तो उस केस से एक्सपेक्ट करा जाएगा, अगेन एक्सपेक्ट करा जाएगा बी से कि वो ए की सॉवरेनिटी को थ्रेटन ना करे, ठीक है। अगर ए और बी, दोबारा से मैं कंट्रीज ले लेती हूँ, ए अटैक कर देती है बी पर, उसकी सॉवरेनिटी को हार्म करती है, राइट, उसके बॉर्डर्स में अटैक कर देती है, तो एक्सपेक्ट क्या करा जाएगा बी से, या तो बी सरेंडर कर दे, ठीक है। अगर आपने पॉल साइंस में पढ़ा हो, क्लास 12 की बोल रही हूँ, सरेंडर कराओ, ठीक है। या तो यार वो डिफेंड करने लगे उसको, ठीक है, अपने आप को, या फिर हो सकता है वो डायरेक्टली अटैक करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और अगर वो अटैक करना स्टार्ट कर देगा तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो एक ही सोवरेनिटी को हार्म कर रहा है नहीं कर रहा, वो एक ही सोवरेनिटी को हार्म कर सकता है। तो क्या रेसिप्रोसिटी बेसिस पर है, तुमने सामने कुछ करा तो मैं इक्विवेलेंट रिस्पॉन्स दूंगा, तुमने सामने से गलत करा तो मैं इक्विवेलेंट गलत रिस्पॉन्स दूंगा, तुमने सामने से ठीक करा मैं इक्विवेलेंट गलत रिस्पॉन्स दूंगा, दैट इज रेसिप्रोसिटी, राइट। एंड द होल प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट इज embedded on the principle of reciprocity, सेल्फ इंटरेस्ट। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो चिल्लाते रहते हैं इंडिया पर कि यार तुम ऑयल क्यों खरीदते हो रशिया से, राइट। अब क्या है, इंडिया अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा, जहां पर उसको ऑयल सस्ता मिल रहा है, राइट, इंडिया वहां से परचेज करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहां पर इंडिया को बेनिफिट ज्यादा दिख रहे हैं वो वहीं से परचेज करेगा। वो उसमें नहीं देखेगा कि यार मैंने अपने रिलेशंस यूएस से या फिर यूरोप से बैलेंस आउट करे हुए हैं, तो मैं या फिर अपने रिलेशंस अच्छे बनाए हुए, तो मैं कैसे रशिया से ऑयल खरीदूं। दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, right? What is good for my people, what is good for my nation, and you to keep that as well in my mind, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन से काफी काफी इम्पैक्ट पड़ा है इस पर, राइट। ऑफ कोर्स चीजों का मूवमेंट, ट्रेड एंड ऑल बहुत ज्यादा बढ़ा है। एक ही चीज है क्योटो प्रोटोकॉल, ये हम जीके में भी पढ़ेंगे, जब मैं आपको जीके करंट अफेयर्स का सेपरेट वाला इन्वायरमेंट वाला सेक्शन लूंगी, वहां से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार एक पर्टिकुलर ट्रीटी थी, क्योटो किधर है, जापान में, 1997 में वो ट्रीटी आई थी, राइट। इफेक्ट होनी स्टार्ट हुई थी 2005 में, इंडिया ने रैटिफाई कर दी थी 2002 में, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जो जो कंट्रीज क्या है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फैला रही हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है, उसमें जो डेवलप्ड नेशन है वो डेवलपिंग नेशंस को फंड्स प्रोवाइड करेंगे, उसका आइडिया यहाँ पर रखा गया था। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस अब तो डेवलप्ड है, उन्होंने जितना अपने आप को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, जितना एनवायरनमेंट पोल्यूट करना था उन्होंने कर लिया, लेकिन जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको तो भाई मौका नहीं मिला इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और अभी मौका है जब उनके पास, तब इन्वायरमेंटल हार्म्स एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉन्सेप्ट्स उन पर आ रहे हैं, राइट। ओके, लॉ ऑफ द सी ट्रीटी 1982 पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब इंटरनेशनल लॉ की बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं, बट वी नो व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ ऑलरेडी, तो इट्स आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ द नेशंस, ठीक है। दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट आर बाइंडिंग बिटवीन states and governing the conduct amongst themselves and other international entities that are legally recognized between the citizens of the other nations. It is also a system of treaties and agreements that allow nations how to interact with each other, ठीक है। तो यार कैसे तुम एक दूसरे से काम करते हो, मेजरली रेसिप्रोसिटी, कैसा पूरा दुनिया चलता है, दैट इज इंटरनेशनल लॉ, नथिंग मोर देन दैट। अच्छा, अब हम आते हैं, यार यहाँ से क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होते हैं, व्हाट इज जस्ट कोजेंस। यू नो टू रिमेंबर जस्ट कोजेंस इज जस्ट सिनोनिम, राइट। सिनोनिम मतलब प्रायवाची शब्द, ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ का मतलब क्या होता है, अब इसको समझने की हम ट्राई करते हैं, ठीक है। कस्टमरी लॉ क्या होता है, देखो कस्टमरी लॉ वो होता है जो यार आपका सालों से चला रहा है, जो सालों से आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो, जो किसी ने रीच नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलती हूँ कि यार हम बात करते हैं कि अम, तुम्हारे 16 आई वुड से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इंडिया ने सेटअप करे हैं, नहीं सॉरी, भूटान में, राइट, हाँ मेक सेंस, राइट। 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, माय बैड, 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इंडिया ने सेटअप करे हैं भूटान में, ठीक है। इंडिया और भूटान के बीच एक एमओयू साइन हुआ होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई ट्रीटी साइन करी होगी कि यार इंडिया इतने रुपीस को या फिर इतने मिलियन या बिलियन डॉलर्स को इन्वेस्ट करने वाला है भूटान में, ताकि वो ये 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा सके और कुछ इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है, ये साइन हुआ है। दिस इज नॉट अ कस्टमरी लॉ। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, यू हैव वेस्ट बंगाल, ठीक है,
और तुम्हारे पास बिल्कुल साइड में लगा हुआ है बांग्लादेश। ठीक है, क्योंकि दोनों कंट्रीज में बॉर्डर इतना पोरस है, आई वोंट बी कमेंटिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश करंटली, बट उसको सब कुछ साइड में रखते हैं क्योंकि बीच का बॉर्डर इतना पोरस है कि लोग क्या करते हैं जो बांग्लादेश में रहते हैं वो गुड कॉलेजेस, राइट, एंड गुड फैसिलिटीज, मॉल्स, शॉपिंग एंड ऑल के लिए वेस्ट बंगाल आ जाते हैं। वो सेम डे ही वापस चले जाते हैं, और वेस्ट बंगाल को कभी कभार अपने रिलेटिव से मिलने के लिए बांग्लादेश आ जाते हैं, और वो सेम डे वापस चले जाते हैं। दैट इज व्हाट ये फॉलो हुआ आ रहा है सालों साल। दैट इज कस्टमरी लॉ। ये कहीं साइन नहीं करा हुआ इंडिया और बांग्लादेश ने कि तुम्हारे लोग क्या होंगे हमारी कंट्री में मॉल या फिर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आए, सेम डे वो घर भी वापस चले जाएंगे, उनके लिए बॉर्डर्स खुले रहेंगे, या फिर हमारी कंट्री के लोग अपने एंसेस्टर्स से या फिर अपने रिलेटिव से बांग्लादेश में मिल सकते हैं, तो बॉर्डर्स खुले रखना, ये फॉलो हुआ आ रहा है। राइट, इसकी कोई, आई वुड से कोई डेट नहीं है जब हमने कोई एमओयू साइन करा था या फिर कोई ट्रीटी साइन करी थी। तो उस केस में व्हाट इज इट, इट इज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ कस्टम दैट वी आर प्रैक्टिसिंग। ओके, पढ़ेंगे आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे, राइट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बेसिकली आपका जो 38 है ना, वो आपका बात करता है सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में, कहाँ से आया। तीन बेसिक चीजें हैं, या तो कोई कन्वेंशन हो आपके पास, या तो कोई आपने ट्रीटी वगैरह साइन कर रखी हो। राइट, कन्वेंशन व्हाट, कन्वेंशन से ट्रीटी ओनली ना, जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की ट्रीटी। या फिर यार कोई कस्टम फॉलो कर रहे आ रहे हो, मतलब मैंने इंडिया और बांग्लादेश का एग्जांपल दिया। या फिर आप कोई टीचिंग्स फॉलो कर रहे आ रहे हो, हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट ऑफ वेरियस नेशंस। ठीक है, लेकिन इसको सब्सिडरी माना जाता है, इसको प्राइमरी नहीं माना जाता। जब भी आप प्राइमरी या फिर मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स को आप मानते हो, तो आप किसको मानोगे, आप मानोगे आर्टिकल 38 को ही, राइट, एज अ होल। राइट, यू वुड बी गिविंग प्रेफरेंस टू कन्वेंशंस एंड कस्टम्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि यार तुम जूरिस्ट या पब्लिसिस्ट वगैरह की बातें सुन रहे हो इंटरनेशनल लॉ को रेगुलेट करने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये, इसको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो हम थे वे वो भी वी वर ऑन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। तो यार तुम्हारा कस्टम के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे कैसे चीजें आती हैं। अगर बात करो कस्टम कहाँ से आया, ठीक है, कस्टमर इंटरनेशनल लॉ ऑफ नेचर एंड म्यूचुअल कंसेंट ऑफ स्टेट्स। यार इंडिया और बांग्लादेश ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि यार हम दोनों के लोग जो हैं वो इधर उधर बॉर्डर क्रॉस करके रोज रोज बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और एक दूसरे की कंट्री में आ जाते हैं। क्या हमने उठाया कभी ऑब्जेक्शन? नहीं। मतलब म्यूचुअल कंसेंट ऑफ स्टेट्स पूरा हो गया, म्यूचुअल कंसेंट दोनों का था। लॉ ऑफ द नेचर, नेचर ने यार ऐसी चीजें बनाई थी बिकॉज हम कस्टम इंटरनेशनल लॉ को ऐसा कंसिडर करते हैं बिकॉज कस्टम हमारे रिलीजन नेचर से एसोसिएटेड है। राइट, तो इस केस में इट, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। ठीक है, अब इसके दो लेयर्स होते हैं, फिर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है स्टेट प्रैक्टिस और एक होता है आपको ओपिनियन जूरिस। स्टेट प्रैक्टिस होता है जो आप चीज सालों दर सालों फॉलो करते आ रहे हो। राइट, मैंने आपको बताया ना, ये आपका जो इंडिया और बांग्लादेश का एग्जाम्पल था, ये सालों भर सालों से प्रैक्टिस हुआ हमारा है। दैट इज द स्टेट प्रैक्टिस। हाउएवर व्हेन आई से कि यार वेदर इट इज अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, वेदर इट इज अप्रूव्ड बाय इंडिया, whether it is approved by Bangladesh, or whether it is approved by the nations which border it, or not even border it, or I would say international community as a whole, right? If it is accepted or not, it is considered as opinio juris. ठीक है, ओपिनियन क्या है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो बहुत ही ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। क्यों? स्टेट जैसे प्रैक्टिस करती आ रही वैसे प्रैक्टिस करती आएगी। लेकिन ओपिनियंस क्या होते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं। कोई पर्टिकुलर इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों इसको एक्सेप्ट करेगी इस पर्टिकुलर चीज को, या फिर क्यों रिजेक्ट करेगी जो प्रैक्टिस है इंडिया और बांग्लादेश में। ठीक है, दैट इज ओपिनियन जूरिस। इसका पर्टिकुलर मैक्सिम भी है, मैक्सिम्स तो बहुत सारे हैं, इस पर भी मैं एक आपकी क्लास लेकर आऊंगी। ओपिनियन जूरिस सिवी नेसेसिटास, तो यहाँ पर है which means an opinion of law necessary. It states subjective understanding of the legally binding obligations. Opinion juris is a belief that an action was carried out of legal obligation. ठीक है, आपको हो गया स्टेट प्रैक्टिस एंड ओपिनियन जूरिस। कंसिस्टेंट इन जनरल इंटरनेशनल प्रैक्टिस बाय स्टेट, वाइड स्प्रेड रेपिटेशन ऑफ प्रैक्टिस, मैंने बता दिया सिमिलर प्रैक्टिस हो जा रही है, लेकिन आपका सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रैक्टिस एज अ लॉ बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओपिनियन जूरिस। अब ये जो पर्टिकुलर चीज है ना आपका स्टेट प्रैक्टिस एंड ओपिनियन जूरिस, ये कितना इंपॉर्टेंट है या फिर ये क्या है, ये आपको देखिए नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस से। ठीक है, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस में बोल दिया था कि यार ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है ना स्टेट प्रैक्टिस एंड ओपिनियन जूरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के लिए। अब ये पर्टिकुलर केस क्या था, इस केस का ये एक्चुअली में केस कोई नहीं समझाता है, इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि इंटरनेशनल लॉ की क्लास कोई नहीं लेता है। ठीक है, मैं सच में बता रही हूँ, दिस इज द रियलिटी।
पीपल टेक इट वेरी लाइटली, बट इन द लाइफ होता नहीं है ये, बिकॉज वो समझ में नहीं आता लोगों को, ठीक है। जर्मनी वर्सेस डेनमार्क एंड नेदरलैंड्स, ठीक है, पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, नॉर्थ सी में, विच इज ऑफ कोर्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या होता है अब मैं बताती हूँ। देखो, तुम्हारे पास सी होता है, अगर हम बोलते हैं ना यार, ये देखो एक एग्जांपल है बहुत, ये क्या है, ये वेस्ट हो गया साइड, ये ईस्ट हो गया, ये इंडिया का ही मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। तो ये इंडिया है, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जो पोर्ट्स का जो नंबर है वो आपका वेस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्ट कम है। कम क्यों है? अब कम इसलिए है बिकॉज आपके पास जगह नहीं मिलती शिप्स को डॉक करने की। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है, आपका जो एरिया होता है ना, थोड़ा थोड़ा डीप डीप एरिया होता है, ठीक है। शिप्स आराम से इधर लग जाती हैं, शिप्स आराम से लग जाती हैं। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, क्यों क्योंकि आपका पानी का लेवल इसके केस में ज्यादा होता है, जमीन का लेवल कम होता है, ठीक है। जैसे मैं बीच के बारे में बात करूँ, आप जब बीच पे जाते हो, ठीक है, आप बीच के अंदर जाना स्टार्ट करते हो, आप जमीन पर ही होते हो, और पानी थोड़ा थोड़ा आपके पैरों में, काफ्स पर, फीट पर वो आ रहा होता है। फिर धीरे धीरे आप अंदर चले जाते हो तो आप पूरे पानी से ढक जाते हो, अपने नेवल पॉइंट तक ढक गए। फिर आप पानी के और अंदर चले जाते हो तो आप अपनी नेक तक ढक गए। सो क्या होता है, आप ढकते जा रहे हो, मतलब जमीन नीचे चली जा रही है, ठीक है, उसमें जमीन नीचे चली जा रही है और पानी का लेवल ऊपर जाता जा रहा है, दैट इज वॉट। ये जो होता है लैंड, दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये जो होता है ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। आपके यहाँ पर आंध्र प्रदेश वगैरह है, उड़ीसा वगैरह है, तो उसके इसमें क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ लैंड का पीस जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं इधर आराम से जा सकती हूँ, राइट, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं इधर आराम से जा सकती हूँ, कि मेरा नेवल पॉइंट तक भी नहीं ढकेगा, पैदल पैदल आराम से जा सकती हूँ, राइट। पानी का लेवल कम है, लैंड का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके केस में हमारे जो पोर्ट्स होते हैं ये कम होते हैं, तो ये ज्योग्राफी वाला चीज होगा जो जीके में काम आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ये जो पर्टिकुलर एरिया है नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये जो एरिया है बहुत रिच है, इमेंसली रिच इन ऑयल, गैस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोनों को भाई था कि यार जर्मनी चाहता था उसको ये एरिया का कंट्रोल मिले, और डेनमार्क और नेदरलैंड्स एक साथ ही थे, ये बोलते थे कि इस एरिया का कंट्रोल हमारे पास है, जर्मनी के पास नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ, आपकी ना चीजें देखी गई बहुत सारी, इसमें चीजें एनालाइज हुई कि यार आपका स्टेट प्रैक्टिस क्या था, इसको कैसे यूज करा जा रहा था, ठीक है, और उसको जिस प्रकार से यूज करा जा रहा था, क्या वो एक्सेप्टेबल था वह इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है। आप इसको चेक करोगे, आप ना टैंडम में लोगे चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कुछ ऐसा केस है कि मैं नॉर्थ से कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस है कि इसके पास एक्वायर करा जाएगा फाइनली एरिया, तो मैं क्या करूंगी, मैं टैंडम ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगी। टैंडम मतलब पैरेलल, मतलब सिमिलर एग्जांपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जब इस पर्टिकुलर एरिया को स्टडी करूंगी ना, मैं जज हूँ, मैं इस एरिया को स्टडी करी नॉर्थ से कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, और ये फाइनली एरिया किसके पास जाएगा, जर्मनी के पास या फिर नेदरलैंड्स और डेनमार्क के पास। तो यार मैं क्या देखूंगी, मैं सोचूंगी कि यार ऐसे ऐसे कौन से केसेस हुए थे हिस्ट्री में। मैं देखूंगी कि यार आपका तो ये आपका चाइना सी में इश्यू चल रहा है ऐसा सेम, ठीक है। साउथ चाइना सी में आपके पास जो 9 डैश लाइन है उसमें इश्यू चल रहा है, 90% हथियार रखा है चाइना ने वो पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। और वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर स्कारबरो शोल है, वहां पर पार्सले आइलैंड्स हैं, वहां पर स्पार्टले आइलैंड्स हैं, राइट। मैं देखूंगी कि यार ये भी आइलैंड्स इमेंसली रिच है रिसोर्सेज में, मतलब सेम चीज ड्रॉ हो रही है, और यहाँ पर भी लड़ रहे हैं, चाइना लड़ रहा है, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनाई, जेरूसलम, एवरीवन इज फाइटिंग ओवर इट, राइट। मैं टैंडम्स ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगी और मैं देखूंगी कि यार ये कैसे 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 चला आ रहा है, और इस केस में ये केस सॉल्व हो जाएगा बिकॉज मैं एग्जाम्पल्स ड्रॉ कर रही हूँ। सिमिलरली हो सकता है मैं, आपका आर्मीनिया और अजरबैजान का रीजन है, ठीक है, और अजरबैजान एक नगोर्नो काराबाख रीजन है जो प्रेजेंट डे अजरबैजान कंट्रोल करता है बिकॉज इसने रीजन एक्वायर कर लिया, लेकिन रहती है आर्मीनियन पॉपुलेशन इधर, ठीक है। मैं देखूंगी कि यार ये भी रिच है, इमेंसली रिच इन रिसोर्सेज, इसमें कैसे पढ़ा गया कम्युनिटी में, कैसे कैसे आर्मीनिया और अजरबैजान ने काम करा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ फ्यू ईयर्स, या फिर जितना भी प्रोसेस चला डिस्प्यूट का, कैसे उन्होंने काम करा। और अजरबैजान ने जो पॉपुलेशन आर्मीनिया की जो इस पर्टिकुलर रीजन में नगोर्नो काराबाख में रहती है उसको कैसे ट्रीट करा, फाइनली अब क्या स्टेटस चल रहा है इस रीजन का, ये सब चीजें मैं देखूंगी, दैट इज नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, ठीक है। आई एम गोइंग टू डॉट ब्रॉड टैंडम्स, ठीक है।
अब यहाँ पर देखोगे कि यार वैसे बहुत सारे सोर्सेस हैं जो इंटरनेशनल डोमेन में काम आते हैं। ठीक है, अनसाइन ट्रीटीज को मैं देख सकती हूँ। राइट, मैं यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशंस को देख सकती हूँ। राइट, अगर मेरे को बात करनी कस्टम्स वगैरह के बारे में, ठीक है, कुछ इफ यू आर डिक्लेयरिंग इट, इफ इट इज डिक्लेयर्ड इट इज नॉट रिटन इट ऑफ कोर्स, और इफ इट इज नॉट पास इट ऑफ कोर्स। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन, या इवन इफ यू कंसिडर डब्ल्यूएचओ का डिक्लेरेशन जो बोलता है कि यार आपका जो कोविड है, या फिर मंकी पॉक्स अभी जो बहुत ज्यादा आया था, ये आपका क्या है, एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। तो उसमें मैं क्या बोल रही हूँ, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में, कि यार मैं डिक्लेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जब फॉलो करते हो। अगर भी चीज डिक्लेयर हो रही है कि पब्लिक यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन में कि यार ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, ये पर्टिकुलर डिजीज, तो उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली नेशन स्टार्ट हो जाएंगे कि यार हमें क्वारंटीन करना है लोगों को, हमें अपने थोड़े से कंट्रोल करना स्टार्ट करना है, एयरपोर्ट्स को थोड़ा ज्यादा फ्रिस्किंग वगैरह स्टार्ट करनी है, थोड़ा ज्यादा से लोग को एग्जामिन करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होती हैं चीजें। आई होप इट्स क्लियर। तो हम जब बात कर रहे थे ट्रीटीज के बारे में, और आई टेक अप दिस टॉपिक, पहले हम ऊपर वाला खत्म कर लेते हैं। चलो, दो तरीके की चीजें होती हैं इंटरनेशनल लॉ में, एक होता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और एक होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता है जो स्टेट टू स्टेट चीजें गवर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, देखो बहुत इजी एग्जाम्पल है, आपके पास ट्रेड हो रहा है, ठीक है, कंट्रीज के बीचों बीच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया ना, रशिया और इंडिया का ट्रेड हो रहा है ऑयल को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर। तो उस केस में ट्रीटी या एमओयू किसके बीच में साइन हुआ है, वो साइन हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में। ठीक है, अब वो ऐसे साइन नहीं हुआ कि यार आप इंडिया के प्राइवेट पीपल से करा रहे हो और रशिया के प्राइवेट पीपल से करा रहे हो। हालांकि पीपल नहीं साइन करे, गवर्नमेंट बॉडीज ने साइन करे। गवर्नमेंट बॉडीज का मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको आर्टिकल 12 पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाली वीडियो में, मैं उसको आई बटन पर भी डाल दूंगी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाली वीडियो में पढ़ा था, मैंने क्या बोला था, गवर्नमेंट को सिनोनिमसली भी यूज कर सकते हो स्टेट से। स्टेट का मतलब ही क्या है, गवर्नमेंट हो, या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज व्हाट, दैट इज गवर्नमेंट ओनली, राइट, दैट इज स्टेट ओनली एट द एंड ऑफ द डे। स्टेट ट्रीटी साइन कर रही है, दैट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जब आपका ट्रेड वगैरह गवर्न होता है। लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ समथिंग जो डायरेक्टली लोगों पर बात आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, एक पर्टिकुलर बंदा है इंडिया का और एक पाकिस्तान के बंदे से शादी कर रहा है, दैट इज व्हाट, ये नॉर्मल कॉमन मैन है, ये कॉमन मासेस हैं, ये कॉमन सिटीजन्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, जिनको रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने पड़ेंगे कि यार क्रॉस बॉर्डर शादियां कैसे होती हैं, रिलीजन इन्वॉल्व होता है, राइट, अलग अलग तरीके के लॉस होते हैं जो ध्यान रखने होते हैं। अगर इधर ये शादी करते हैं, कोई डिस्प्यूट हुआ, किधर रेस कर रहे हैं, कौन से कोर्ट में जाना है, राइट, एंड अगर वो मैरिज का सर्टिफिकेट है तो कौन सी स्टैंप लगनी है। सो यू नीड टू सी ऑल दीज थिंग्स एंड देयरफॉर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कम्स ओवर योर। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिटीजन सिटीजन्स को गवर्न करता है, और पब्लिक में आपका स्टेट स्टेट गवर्न करता है। ठीक है, तो जब भी हम प्राइवेट सिटीजन्स के बारे में बात करेंगे, कॉमन मैन के बारे में, हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ। अब डब्ल्यूटीओ यूरुग्वे राउंड से बना था। ठीक है, इट्स कंट्री इन साउथ अमेरिका, तो ये भी जीके के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका जब मलेरिया के लिए वैक्सीन वगैरह भी आई थी, वहां पर वो चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, वो भी याद रखना है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसका अलग से सेशन लूंगी मैं। तो आपको गैट होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ये क्या है, ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी डब्ल्यूटीओ की। पहले ये बना था, फिर आपका डब्ल्यूटीओ बना था। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन थी, जब जब नीड होती थी तब तब इसको कॉन्स्टिट्यूट कर लेते थे, राइट, फिर तो उसको डिस्बैंड कर देते थे, फिर इसको कॉन्स्टिट्यूट कर लेते थे। 1994 के आसपास लगा कि हमें परमानेंट बॉडी की जरूरत है जो चीजों को गवर्न करे, इंटरनेशनल लॉस को रेगुलेट करे, या फिर ट्रेड से रिलेटेड लॉस को रेगुलेट करे। ट्रेड के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है ट्रेड के अलावा, तो ट्रेड ने इनकम्पस कर ली है बहुत सारी चीजों को, जैसे ह्यूमन राइट्स को भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी, टेलीकम्युनिकेशन को भी, सब ग्लोबलाइजेशन हो गया है। ठीक है, तो पता चला कि डब्ल्यूटीओ बनाओ। तो डब्ल्यूटीओ 1995 में आया था, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और बहुत सारी बातें चली इनफैक्ट डब्ल्यूटीओ में। जब मैं आपको डब्ल्यूटीओ पढ़ाऊंगी एज अ टॉपिक इन जीके, तो उस केस में बहुत सारी चीजें मेंशन करूंगी, बहुत सारे केस लॉज होते हैं जो इंटरनेशनल वाले होते हैं, राइट। फिर आपके प्रेजेंटली 164 गलत लिखा है, 162 166 मेंबर्स हैं डब्ल्यूटीओ में। कोमोरोस एंड तिमोर लेस्ते दो न्यू मेंबर्स हैं डब्ल्यूटीओ में। ठीक है, एंड मेरे को डब्ल्यूटीओ की ये जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट का नाम बताना, चेयरमैन का नाम बताना। शी इज द फर्स्ट वुमन, दैट टू अफ्रीकन, डब्ल्यूटीओ को हेड करने के लिए। मेरे को उसका नाम बताना कमेंट सेक्शन। ठीक है,
अब देखो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया सिटीजन सिटीजन से डील करता है। ठीक है, मेरे को देखना पड़ेगा कि यार अगर शादी हुई है, शादी में डिस्प्यूट रेज हुआ है, तो वो भाई कौन से जुरिसडिक्शन में जाएगा। अगर दो अलग अलग बंदे हैं, दो अलग अलग कंट्री से शादी कर रहे हैं, वो किधर शादी कर रहे हैं और वो डिस्प्यूट किधर जाएगा। और जो लॉ होगा किस जुरिसडिक्शन में लग रहा है, मान लो अगर यार इंडिया और पाकिस्तान में कोई प्राइवेट पर्सन है, कोई कॉमन मासेस है, सिंपल मैरिज कर रहे हैं। मैरिज किधर कर रहे हैं, पीयूके वाले रीजन में। राइट, मैरिज सर्टिफिकेट में स्टैम्प किसकी लगेगी, अगर स्टैम्प लगेगी पाकिस्तान की, तो बहुत सिंपल है कि पाकिस्तान इसको एड्रेस करेगा। राइट, विद जुरिसडिक्शन पाकिस्तान हो गया, लॉ गवर्निंग विद जुरिसडिक्शन मतलब पाकिस्तान क्योंकि एक सॉवरेन कंट्री है, क्योंकि उसको बाहर से कोई फॉरेन कंट्रोल नहीं मिलता, तो इसका मतलब पाकिस्तान के लॉज ही लगेंगे। ठीक है, तो वो चाहे डिवोर्स के मैटर्स में हो या फिर इनहेरिटेंस हो मामला, सक्सेशन मैटर हो, ठीक है, तो पाकिस्तान का ही इधर लगेगा। एक एग्जाम्पल मैरिज लॉज का दे दिया, ऐसे ही मिलता जुलता मैंने भी आपको दे दिया था। तो यार डिफरेंस देखो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, आपका नेशन से डील करता है, राइट, गवर्नमेंट से डील करता है। लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ आपका प्राइवेट सिटीजन के जो बीच ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें डील करता है। राइट, डन। कुछ इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो प्राइवेट लॉज को गवर्न करती हैं, अब इनको सेपरेटली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके नाम देख सकते हो, यू हैव यूनिड्रॉइड, यू हैव आईसीएसआईडी, यू हैव हेग कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। राइट, 1893 लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। हेग किधर है, नेदरलैंड्स में, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हेग। आपको इधर आईसीजे मिलेगा, आपको इधर आईसीसी मिलेगा, क्रिकेट वाला नहीं, नेशनल क्रिमिनल कोर्ट मिलेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मिलेगा, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए मिलेगा, पीस लाइब्रेरी मिलेगी। राइट, सब कुछ मिलेगा हेग में। तो हेग नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यूएन सिट्राल, राइट, यूनाइटेड नेशंस कमीशन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। जब मैं आपका क्या लूंगी, ये वाली क्लास लूंगी ना आपकी ये एडीआर पर, ठीक है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उस केस में ना आप देखोगे कि जो हमारे इंडिया का आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट था 1996, उस पर्टिकुलर कन्वेंशन से इंस्पायर्ड था। क्यों? क्योंकि इंडिया ने इसको रेटिफाई करा था, और जब इंडिया ने इसको रेटिफाई करा था तो इंडिया को ऑब्लिगेशन था कि इसको अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि यार रेटिफाई करने का मतलब क्या होता है, फिर ट्रीटी का क्या होता है। ठीक है, एक आपके पास और है, इसमें कोई कोई लर्न करने की इसमें नीड नहीं है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल ऑफ इंटरनेशनल गुड्स, दैट इज आल्सो वन ऑफ द ट्रीटीज। जो भी सेल ऑफ गुड्स होती है वो उसको चीजों को गवर्न करता है। ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है, वियना नाम याद रख लो। वियना नाम आपका ऑस्ट्रिया में है, उसकी कैपिटल है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ पर वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। राइट, एंड डिप्लोमेसी, मेजरली डिप्लोमेसी वाली चीजों का अगर कुछ भी मान लो क्लैट में है और कुछ भी नाम याद नहीं आ रहा डिप्लोमेसी से रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन था, तो वियना कन्वेंशन सेफली टिक कर देना। राइट, 99% ऑप्शन तो ठीक ही होगा वियना कन्वेंशन। ठीक है, हम्म। तो हमने बात कर ली कि यार आपके पास कन्वेंशन है, कस्टमरी लॉज है, और आपके पब्लिसिस्ट की बातें हैं एज पर आर्टिकल 38। ठीक है, तो यार अगर तुम देख लो तुम्हारे पास और भी चीजें हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि जैसे ट्रीटीज वगैरह है, ट्रीटीज आर व्हाट, दे आर प्राइमरी सोर्सेस, या ट्रीटीज से, कस्टम से, तभी तो आपका इंटरनेशनल लॉ बनेगा। ये क्या है, आपके प्राइमरी सोर्सेस हैं। सेकेंडरी सोर्स है, फिर सेकेंडरी सोर्स हमने आर्टिकल 59 में देखा था, वो क्या है आपके, वो आपके जजेस, वो आपके हैं पब्लिसिस्ट, वो है आपके जूरिस्ट वगैरह की बातें। ठीक है, थर्ड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जनरल प्रिंसिपल्स, जो जो चीजें होते हैं ना, जैसे कुछ में चीजों में गैप्स रह जाते हैं, दैट इज व्हाट, वो चीजों को कवर अप करने के लिए हमारे पास होता है थर्ड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो वो अगेन बहुत सारी चीजों को गवर्न करता है, कि आपका नेचुरल लॉ, देन आपका जस्टिस, देन आपके अदर प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैरेटिव लॉ, जैसे होते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपने कोई भी कन्वेंशन साइन करा, बट उस कन्वेंशन में डिस्प्यूट आ गया, तो उसको कैसे करेंगे, या फिर उसमें कुछ स्टैंड स्टिल रह गया, या फिर उसको आगे प्रोसीड ही नहीं हुआ, या फिर वो डेडलॉक में रह गया। ठीक है, मान लो कोई कंट्री ए है, कंट्री बी में कुछ चीजें साइन हुई हैं। ठीक है, कि यार आपको फोर आई वुड से थर्मल पावर प्लांट्स अब लगा रहे हो बी में। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जो मैंने बोल दिया ना थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हो, थर्मल का मतलब क्या है, कोल है, तो इसका मतलब आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा ऊपर होगा। तो उस केस में मेरे को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि यार इन्वायरमेंट कैसे हार्म हो रहा है, या फिर
क्या पुराने टाइम में कैसे कैसे प्लांट्स लगे थे जिसकी वजह से एनवायरमेंट हार्म हुआ है, फिर एनवायरमेंटल लॉज उठाकर देख लूंगी। ये तो थर्ड सोर्स हो गया ना, बिकॉज वो जनरल जो गैप्स है पर्टिकुलर ट्रीटीज में, कस्टम्स में, उसको फिलअप करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात, आपके जो भी मेंबर्स हैं यूएन में, वो इप्सो फैक्टर्स फैक्टो मेंबर्स हैं आईसीजे के। अब इसका मतलब क्या है? इप्सो फैक्टो मतलब बाय फैक्ट, मतलब इट्स एस्टैब्लिश प्रीसिडेंट कि यार अगर आप यूएन के जो 193 मेंबर्स हैं, वो सारे 193 मेंबर्स आपके आईसीजे के भी मेंबर्स होंगे। हालांकि नेसेसरी नहीं है अगर वो आईसीसी के भी मेंबर्स हो। आईसीसी बहुत न्यू बॉडी है। आईसीसी का जुरिसडिक्शन बहुत लिमिटेड है, वो क्रिमिनल केसेस को ज्यादा ट्राई करता है। 2002 में स्टैब्लिश हुआ था। अब बात करते हैं ट्रीटी वगैरह के बारे में। तो यार ट्रीटी हमने बात कर ली कि यार पर्टिकुलर नेशन है, मान लो, चलो रशिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया और रशिया ने ट्रीटी साइन करी, हमें अपने ट्रेड को 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचाना है। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड को, एंड 2030 तक। ये क्या है, ट्रीटी साइन हो गई। ठीक है। क्या होता है, रिटर्न होता है, लीगली बाइंडिंग होता है। ठीक है। एंड उसके बाद एक्ट करना ही पड़ेगा। गुड फेथ में होता है, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, ट्रीटी साइन कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है। उसके हालांकि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जरूर हो सकते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल मतलब आपने उसके हाई कमीशन को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, आपने डिप्लोमेट को निकाल दिया। ठीक है। या फिर हो सकता है वो चीज इतनी डेडलॉक में आ गई, या फिर जितना फंड या फिर जितना कॉर्पस दिया गया था, तो कुछ पर्टिकुलर चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कॉर्पस अब किसी और इमरजेंसी फंड में चला गया। और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। तो क्या होता है कि यार कैसे ट्रीटी को अडॉप्ट करा जाता है, आपको देखना पड़ता है कि यार वो ट्रीटी जो किसी भी फोरम में है, वो 2/3 बंदे तो पास करवा ही दे। पर अगर वो यूएन में है, तो जो आपके जो P5 नेशन से परमानेंट 5 मेंबर्स, वो बीच में को डेडलॉक सिचुएशन ना क्रिएट करें। ठीक है, वो बीच में वीटो ना करते हैं उसको। ठीक है, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, कंसेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं, मेथड्स। जैसे मैं बात करूं, आपको होता है कंसेंट बाय सिग्नेचर। ठीक है, कंसेंट बाय एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, एंड कंसेंट बाय रैटिफिकेशन। ठीक है। ये 3 तरह के मेथड होते हैं जिससे आप अपनी कंसेंट को जताते हो एक पर्टिकुलर ट्रीटी के लिए। ठीक है। तो क्या होता है कंसेंट बाय सिग्नेचर, मेन मिनिस्टर्स, मेन बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बात करी कि जो बायलैटरल ट्रेड होगा इंडिया और रशिया के बीच में, वो 100 बिलियन डॉलर्स होगा। किसमें, 2030। तो यार मेरे को बताओ कि यहाँ पर कौन से मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर आपके ट्रेड वाले मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। तो जो ट्रेड वाला मिनिस्टर है आपका इंडिया का, और जो ट्रेड वाला मिनिस्टर है रशिया का, वो इस ट्रीटी को साइन करेंगे, राइट। तो क्या होगा, आपका जिस बंदे के पास फुल पावर्स थी, उसने ट्रीटी को साइन करा है। बिकॉज ट्रेड ट्रेड वाले बंदे, तो आप डोमेन हेड ऑफ कोर्स ट्रेड में डील करना, तो इनके पास फुल पावर अथॉरिटी है, तो इस केस में वो सिग्नेचर अपना कंसेंट दे देंगे बाय सिग्नेचर। इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो वो डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, उनके राइट्स लिखे होते हैं, ये ट्रीटी से आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको ऑब्लिगेशंस लिखे होते हैं। राइट, हमने जो पढ़ा था वो चैप्टर आपका प्रॉपर्टी लॉ पर, प्रॉपर्टी लॉ का मैं बहुत जल्दी पार्ट 2 लाऊंगी। वो पार्ट 2 आपका रिलीजन वगैरह पे बेस्ड है, कि जो पर्सनल लॉज उन सब पर बेस्ड है। ठीक है। हमने रजिस्ट्रेशन में बात करी थी कि आपकी डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसमें राइट्स ऑब्लिगेशंस बोथ द पार्टीज मेंशन होते हैं, वही होता है आपका, वैसे ही समझो एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। और रैटिफिकेशन, रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी छोटा मिनिस्टर जाकर उस ट्रीटी को साइन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड वाला मिनिस्टर साइन कर रहा है अभी के लिए तो, राइट। लेकिन हो सकता है कि ट्रेड वाला मिनिस्टर उस टाइम पर अवेलेबल ना हो, तो कोई छोटा सा आई वुड से डेलीगेशन जाए। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स का, सीनियर सिविल सर्वेंट्स का, और इस पर्टिकुलर ट्रीटी को साइन करते हैं। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उनके पास ड्यू अथॉरिटी, ड्यू मतलब डेलीगेटेड अथॉरिटी, किसी ने डेलीगेट कराया आपको, किसी ने आपको अथॉरिटी दी है। ठीक है, तभी आप ट्रीटी साइन कर रहे हो। अदरवाइज आपके पास फुल अथॉरिटी में, मतलब आप उस डोमेन से डील करते हो, आपके पास फुल पावर है। ठीक है, उस ट्रीटी को साइन करने के लिए। हालांकि कि वो ट्रीटी बहुत ही हाई लेवल पर है, तो यार मैं तो प्रेसिडेंट भेज दूंगी अपनी कंट्री से, प्राइम मिनिस्टर भेज दूंगी। फिर उस केस में आपका ट्रेड मिनिस्टर या फिर कोई भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर आपका ड्यू अथॉरिटी वाला बन जाएगा। बिकॉज उसके पास अथॉरिटी नहीं थी उस टाइम पर, मिनिस्टर अवेलेबल नहीं था जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था, और इस केस में वो ट्रीटी उस टाइम पर साइन नहीं हो पाई थी। मेक सेंस, राइट। ओके। अब आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ना आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं इनफैक्ट। ठीक है, वी हैव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड देन वी हैव कुछ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड चीजें, एंड वी हैव कुछ इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ में डिफरेंस एंड दिस। चलो, वील कंप्लीट दिस अभी। ठीक है। ओके।
तो अब देखो आईसीजे है आपके पास। आईसीजे में हमने बता दिया कि यार उसके पास कोई बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होती। दो कंट्रीज है, कंट्री ए और कंट्री बी, राइट। क्या करा है, दोनों ने ट्रीटी साइन करी थी 5 साल पहले, ठीक है, कि मैं इधर डैम बना रहा हूँ। कंट्री बी ने बोला मैं डैम बना रहा हूँ इस पर्टिकुलर रीजन में। अपनी कंट्री ए के जो लोग हैं उनको बॉर्डर के पास मत भेजना, ठीक है, कोई डैम से कोई रेडिएशन या फिर कोई दिक्कत हो तो लोग मर वगैरह ना जाए, ठीक है। ये ट्रीटी हो गई वायलेट। जो कंट्री ये है उसने एक ऑफिस सेटअप कर दिया बी के पास, बॉर्डर के पास, ठीक है। क्या हो गया, लोग हो गए मर गए। ये ट्रीटी दोनों में इशू था, ठीक है। दोनों ने कंसेंट करा कि हम एक ऐसी बॉडी के पास जाएंगे जो बॉडी हमें रेजोल्यूशन दे, जो बॉडी हमारा काम करवाए, और जिस बॉडी से हमें बेनिफिट हो, तो जिस बॉडी की बात भी सुनने को तैयार है। तो किसके पास था, आईसीजे के पास। तो बहुत वॉलंटरीली गए हैं आईसीजे के पास, ठीक है, और वो इस डिसीजन को बाइंडिंग भी समझे, ठीक है। या तो वो खुद साइन कर रहे हैं या फिर उनके बिहेस्ट पर कोई साइन करा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि यार कंट्री ये हो, कंट्री बी हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये सब ना कर पाए, लेकिन हो सकता है वो किसी और को भेज दें ये काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई थर्ड पार्टी सी है, सी अपील कर दे आईसीजे में कि यार मैं बॉर्डर कंट्री हुई और भी मेरे को दिक्कत हो रही है इससे, ठीक है, पानी का लेवल रुक गया है बी के डैम की वजह से, ठीक है, तो यार मैं इसको अपील कर रहा हूँ, ये मेरे लिए हार्मफुल है, तो उनके बिहाफ पर अपील कर रहा है ये। या फिर कोई थर्ड पार्टी अपील कर दे जो उससे रिलेटेड हो, ये किधर जा रहे हैं, आईसीजे में जा रहे हैं। हालांकि आईसीसी का मतलब क्या है, आईसीसी का मतलब ये है कि कोई भी चीजें हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा को ट्राई करो, किसी प्रेसिडेंट को उठा लो किसी पर्टिकुलर कंट्री, क्या कोई कंट्री ये है, उसका प्रेसिडेंट है जिसपे इल्जाम लगे हैं ऐसे कि यार वो क्राइम करते हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, वो जेनोसाइड कमिट करता है। जेनोसाइड का मतलब होता है जब आप डेलिबरेट, मतलब आप जानबूझकर किसी को मारते हो, पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है। रवांडा का एग्जाम्पल ले लो, क्लासिक एग्जाम्पल। रवांडा में तुत्सी कम्युनिटी एंड हुत्तू कम्युनिटी, ठीक है, आपके जो तुत्सी कम्युनिटी थी मेजोरिटी में थी, हुत्तू कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी, ठीक है। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी का जेनोसाइड कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज जेनोसाइड, ठीक है। वॉर क्राइम्स, आपने अलग अलग तरीके के क्राइम करे, आपने सेक्सुअल असॉल्ट कराया पर्टिकुलर फीमेल्स के साथ पर्टिकुलर रीजन में, आपने अबडक्शन किडनैपिंग कराया, क्राइम्स ऑफ अग्रेशन, अगेन यही सारे सेम सेम काम कर रहे हैं। तो इस केस में आप ट्राई हो जाओगे आईसीसी के अंदर, आईसीसी आपका वारंट इशू कर देगा कि आप, और वारंट ऐसे होते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट हो पर्टिकुलर कंट्री के, कंट्री ए के, को बॉर्डर क्रॉस करना है, फिर आपको दूसरी कंट्री बी में जाना है, तो अगर दूसरी कंट्री बी अगर फॉलो करती है आईसीसी का डिसीजन, या फिर वो मान लो अगर रेटिफाई कर रखा है आईसीसी को, जो रेटिफाई करना पड़ता है, हमने पढ़ ली ऑलरेडी रेटिफाई क्या होता है, अगर रेटिफाई करके रखा है, तो इस केस में जैसे ही ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री है लैंड करेगा एयरपोर्ट पर, तो वो उसको अरेस्ट कर लेगा और आईसीसी को भेज देगा। ऐसा होता है प्रोसेस आईसीसी में, इवन आईसीजे का भी ऐसे होता है, बट आईसीजे में थोड़ा सा चीजें लूज होती हैं, क्योंकि मेजरली वो डिसीजन बाइंडिंग उस बंदे पर होता है जिन पार्टीज ने अपील करा होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि आपका जो आईसीसी है ना, वो आपका थोड़ा सा लिमिटेड जुरिस्डिक्शन रहता है, बिकॉज वो ऐसे घातक क्राइम्स को ही देखता है, वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लेकिन आपका आईसीजे है, वो छोटी छोटी चीजें यार, बॉर्डर इश्यूज है, सॉवरेनिटी को हार्म कर रहे हैं, दोनों कंट्रीज को थोड़ी दिक्कत है एक दूसरे से, वो सब चीजें देखा है। लेकिन आईसीसी बहुत लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होता है उसका, ठीक है। वो क्रिमिनली होता है। 4 कैटेगरीज हमने पढ़ ली, पैसेज आएगा मॉक में कर दोगे, दोबारा से ऑफकोर्स पैसेज की तो इसमें रीडिंग लगानी होती है। तो ये चारों पांचों चीजें जो भी हैं, इसको पढ़कर इसका आंसर दे दोगे, आई नो दिस, ठीक है, ओके फाइन। कुछ इंटरनेशनल आपके ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड बहुत सारे कन्वेंशन होते हैं। आपके पास होता है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, आईसीसीपीआर, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, इसके आर्टिकल्स वही सेम है जो आपके प्रियम्बल में या फिर आपका जो फंडामेंटल राइट्स है 12 to 35 में मेंशन्ड होता है। कोर्स जो यूडीएचआर से तो थोड़ा थोड़ा इंस्पायर्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यूडीएचआर खुद पेरिस प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो वो चीज थोड़ी ध्यान रखने के लिए है। यूएनआई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, वियना कन्वेंशन, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोग्राम, जेनोसाइड के अगेंस्ट हो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हो, ठीक है। पहले तो हम आपके पास ह्यूमन राइट्स काउंसिल होता था, फिर हमारे पास यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल आया, इसको डिस्बैंड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसके अपने पॉलिटिकल रीजंस, इस पर इल्जाम लगाया जाता था कि जब भी फंडिंग करता था नेशंस की,
या फिर जब भी इसे एक्शंस लेने पड़ते थे किसी नेशन के अगेंस्ट, अगर कोई वॉर क्राइम कमिट कर रही है या फिर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन कमिट कर रही है, तो फिर उसके केस में उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपका, नॉर्थ कैरोलिना आइलैंड है, ठीक है, ये न्यूजीलैंड वगैरह के पास है, फ्रांस की टेरिटरी है, ओवरसीज टेरिटरी है। यहाँ पर थोड़े थोड़े ह्यूमन राइट वायलेशन होते थे, फ्रांस को ट्राई नहीं करा एचआरसी ने, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने। लेकिन कोई अफ्रीकन कंट्री निकल जाए, कोई एशियन कंट्री निकल जाए जो कर रही है, वो एकदम भागती थी करने के लिए बंदे को ट्राई। तो यार थोड़ा सा वैसा ध्यान रख लो उसका, इसमें कुछ है नहीं। तो यूएनएचआरसी है। एर्गा ओमनिस, वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। एर्गा ओमनिस का मतलब क्या होता है? कभी कभार चीजें जो वॉर क्राइम्स होते हैं इतने ग्रेव होते हैं, इतने घातक होते हैं कि जो कंट्री जो विक्टिम है, राइट, वो अपील नहीं करती, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी की कोई एक कंट्री उठकर अपील कर देती है। उसको कोई पूछना नहीं पड़ता कि यार मैं आपके अगेंस्ट अपील कर रहा हूँ, या फिर यार आपको चोट ज्यादा लगी है, तो अगर आपको ज्यादा चोट लगी है तो मैं अपील करता हूँ। उसको पूछने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली कोर्ट ऑफ लॉ में अपील कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इराक ने कुवैत को इन्वेड करना चाहा, ये करा था, उसने अटैक कर दिया था कुवैत पर, तो जो यूएस है, यूएस ने डायरेक्टली अटैक कर दिया था किस पर? इराक पर। उससे पूछने की जरूरत नहीं थी कि यार तुम ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहे हो, कुवैत तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, इराक तुम कितना कर रहे हो, इराक तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, इराक तुम रुक जाओ, नहीं, आप डायरेक्टली इंटरफेयर कर लो मैटर में, जैसे नॉट इंटरफेयर बट इंटरवीन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और एनीवेयर, वो इंटरफेयर एंड इंटरवीन का मतलब डिफरेंट होता है। इंटरवीन होता है पॉजिटिव सेंस में, इंटरफेयर होता है नेगेटिव सेंस में, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव सेंस में, इंटरवीन होता है पॉजिटिव सेंस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई इसराइल पैलेस्टीन क्राइसिस था, गाजा में इतना बुरी तरह हालत हो गई, किसी कंट्री ने पूछा कि यार गाजा में आपकी हेल्प करते हैं, या फिर इसराइल आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने तो ऑफ पूछा था, और कोई भी पूछेगा कि यार इसराइल आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बट यार यू आर नॉट गोइंग टू आस्क गाजा दैट शुड बी हेल्प यू नॉट। कंट्रीज ने खुद ही होना समझा, खुद कतर उतर कर आया, खुद यूएई आया, खुद यूएस आया कि यार हमें हेल्प करनी पड़ेगी लोगों की, इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद उठ कर आई। दैट इज व्हाट, दैट इज एर्गा ओमनिस। ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल है इधर। नाउ आई फील दैट the other part we would be continuing with the other, I would say, वीडियोस। ठीक है, एक ही इस पर और वीडियो लगेगी बिकॉज थोड़ा सा लंबा जाएगा जो आगे का पार्ट है। आई होप दैट यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। शेयर अमंगस्ट ऑल योर फ्रेंड्स हु आर law aspirants who are preparing for CLAT and other no entrance exams, and do like, share, subscribe to my YouTube channel, and stay tuned. Bye.